स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वेदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैटर। इस सीरीज के अंदर हम फाउंडेशन लेवल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जहां पर हम बेसिक से एडवांस लेवल की बातें करते हैं। ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस साल बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहा है या फिर आने वाले ईयर में बोर्ड्स देने वाला है, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रह सकती है। ठीक है। ऐसी सीरीज को लगातार देखते रहने के लिए आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम हर एक नए टॉपिक के कुछ बेसिक से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को क्या कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। ठीक है। चलिए, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्लोरीन इज फाउंड इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स। ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या है। ठीक है। आइसोटोप्स बेसिकली वो स्पीशीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनका मास नंबर क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है। अब अगर एक ही एटम के डिफरेंट मासेस रहे होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मास लेना है। बेसिकली ये डिपेंड करता है उसके एवरेज एटॉमिक मास पे। ठीक है। हम दोनों ही स्पीशीज का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है या तो उनकी रेशियोज के ऊपर या फिर उनके परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। बेसिकली कौन सा आइसोटोप नेचर के अंदर में किस रेशियो में प्रेजेंट है या कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसी के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करने वाली है। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो क्या हो जाएगा, रेशियो मतलब R1 इंटू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस रेशियो ऑफ सेकेंड स्पीशीज इनटू मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, जिसको मैंने M2 से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। और इन सब को मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि सभी रेशियो का जो मास है वो किसके बराबर रहने वाला है, 1 के बराबर रहने वाला है। या तो फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि रेशियो जो है वो मैं डायरेक्टली 1 लिख दूंगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को ऐड करके टोटल में से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। एज ऑफ नाउ क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि जो टोटल रेशियो है वो हमेशा 1 के इक्वल ही रहता है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का क्या कर लूंगी, इस्तेमाल कर लूंगी। ठीक है। मैं एक बार इस फॉर्मूले को इरेज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। एक बार इस फॉर्मूले को इरेज करके मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा, R1 इंटू M1 प्लस R2 इंटू M2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसको अगेन मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, कंप्लीट रेशियो से डिवाइड कर दूंगी। और कंप्लीट रेशियो हमारा क्या रहता है, 1 के इक्वल रहता है। कंप्लीट रेशियो किसके इक्वल रहने वाला है, 1 के इक्वल रहने वाला है। तो मैं इस फॉर्मूले का क्या कर लूंगी, इस्तेमाल कर लूंगी। अब मुझे नहीं पता, देखो रेशियोज क्या गिवन है। ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि फर्स्ट एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में जो रेशियो है वो कितना रहा होगा, x रहा होगा। ठीक है। लेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप डी एक्स। ठीक है। अगर पहले आइसोटोप का रेशियो x है, तो सेकेंड आइसोटोप का रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल में से x को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और टोटल रेशियो कितना है, 1 है। तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिमेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मैं इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। हम सब जानते हैं जो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम अभी तक यूज करते आए हैं वो कितना था, 35.5 के इक्वल था। मतलब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्लोरीन का कितना हो जाता है, 35.5 हो जाता है। तो मैं यहाँ से देखिए क्या करूंगी, इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। R1 क्या हो जाएगा, x के इक्वल, पहला आइसोटोप का मास कितना दिया है, 35 यूनिट्स दिया है। ठीक है। सेकेंड आइसोटोप का रेशियो कितना है, 1 माइनस एक्स है, और उसका मास कितना दिया है, 37 यूनिट्स दिया गया है। ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, टोटल से डिवाइड कर दूंगी। अब मैं इसको टोटल से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। और टोटल रेशियो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल रेशियो आ जाएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इन सबको शिफ्ट कर लेंगे और x के लिए क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। ठीक है। अब देखिए, मैं प्लस माइनस तो नहीं सिखा पाऊंगी, वो तो आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है।
यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने x की वैल्यू को फाइंड किया, यहीं से आप क्या कर देंगे, x आ गया हमारे पास 3/4। ठीक है, और 1 माइनस एक्स मतलब सेकेंड रेशियो, x दरअसल क्या था हमारे पास में, R1 था। ठीक है, और 1 - x किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। जब मैं 1 - 3/4 करूंगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4 के इक्वल आ जाएगा। और अल्टीमेटली मुझे देखिए क्या करना है, दोनों आइसोटोप्स का रेशियो फाइंड करना है, मतलब R1/R2 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आप R1/R2 फाइंड करेंगे तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3:1 के इक्वल आ जाएगा। जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3:1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछा गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय द डैश ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, देखिए जब भी हम केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि किसी एटम के ऊपर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है, एक बार इसको समझते हैं। वैलेंसी बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that can be either gained or lost during a chemical reaction। ठीक है, जब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। और इसी वैलेंसी के थ्रू हम क्या डिटरमिन करते हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, वैलेंसी के ऊपर में डिपेंड करने वाला है। ठीक है, मोलर मास के ऊपर में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ना कि मास के ऊपर में डिपेंड करेगा। और एवोगाड्रो कांस्टेंट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके ऊपर में तो डिपेंड कर ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन 1913 हेनरी मॉसले दरअसल एक साइंटिस्ट थे। हेनरी मॉसले जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था। ठीक है, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग है ना, वो मॉडर्न, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, उसका बेसिक प्रिंसिपल दरअसल ये कहता था कि जितने भी हमारे पास में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है ना एटॉमिक मास की, वो किसका पैरामीटर होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। एक एटम जो है वो कितना एटॉमिक नंबर पोजेस करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट से रिजेंबल करने वाली है, वो कौन से पीरियड या ग्रुप का पार्ट रहने वाला है, वो किस पर डिपेंड करेगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि उसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके पहले जो हमने एक और टेबल पढ़ा था जिसको हमने कहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने दरअसल क्या कहा था कि जितनी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है ना, जितनी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, या दरअसल मैं कह सकती हूँ कि एटॉमिक मास के ऊपर में डिपेंड करती है। ठीक है, बट जैसे ही उन्होंने इसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया पीरियोडिक टेबल के अंदर में, तो कुछ एक एलिमेंट्स के बाद में ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास में साइंटिस्ट आए हेनरी मॉसले करके, जिन्होंने क्या कहा, नहीं एटॉमिक मास एक करेक्ट पैरामीटर नहीं है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, एक बेहतर पैरामीटर है। ठीक है, तो वहीं से हमने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है।
यूरिया बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NH2CO डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। और जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। अब देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है, इस अमोनिया के इस सॉरी इस यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन का मास परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन, हम क्या करेंगे, हम मास ऑफ नाइट्रोजन को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ यूरिया के साथ में, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ मोलर मास ऑफ यूरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसको 100 से भी तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूरिया का मोलर मास फाइंड करना होगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप कुछ एक मोलर मासेस की वैल्यू चाहें तो याद भी कर सकते हैं ताकि आपको हर बार कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए नाइट्रोजन का एक एटम का नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 और यूरिया के अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। और क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या आ गया, मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर दूंगी, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दूंगी, सभी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में जो यूरिया का मोलर मास है वो किसके इक्वल आ गया है, 60 के इक्वल आ गया। तो इसको क्या कर देंगे, इस पूरे के पूरे वैल्यू को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी और फिर इसको 100 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब आप इन सबको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू जो है वो लगभग लगभग 46.67% के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे ना आपको कैलकुलेशंस नहीं सिखा पाऊंगी तो ये आपको खुद से ही करनी होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। आई होप आप सब ये वैल्यूज को कैलकुलेट या मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आपको आंसर को देखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 58.44 ग्राम्स ऑफ NaCl। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है या मैं कह सकती हूँ मास ऑफ NaCl गिवन है। कितना गिवन है, 48.44 ग्राम्स गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे, किसका, ऑफ कोर्स NaCl का। एक Na का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 58.5 ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो नंबर ऑफ आयंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मोल्स निकाल लूंगी। मोल्स के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम्स कितना है, 58.44। मोलर मास कितना है, 58.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो मोल्स जो है ना वो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। हालांकि इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को एज इट इज उठा करके एक बार मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एज इट इज इस वैल्यू को उठा करके नंबर ऑफ आयंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022
इंटू 10⁻23। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले का तो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोल्स हमारे पास में किसके इक्वल आ गया है, 58.44 के इक्वल आ गया है। 58.44 डिवाइडेड बाय 58.4। ठीक है, मैं इसको एज इट इज पुट कर रही हूँ क्योंकि मैंने डिवीजन परफॉर्म नहीं किया था। जब मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अल्टीमेटली देखो मुझे क्या करना है, हमें NaCl के अंदर मोल्स निकालने हैं। अगर आप NaCl को ध्यान से देख पा रहे हैं ना, तो जब NaCl डिसोशिएट होगा तो ये अपने दो आयंस की फॉर्म में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये दो आयंस कौन कौन से प्रोड्यूस करने वाला है, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक NaCl जो है वो दो आयंस का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो सिमिलरली देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इन सब को कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से जब आप इन सब को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो नंबर ऑफ आयंस है वो लगभग लगभग आ जाएंगे 12.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देख पा रहे हैं तो वो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा इंटू 10⁻24 आयंस। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से ऑप्शन से रिजेंबल कर रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। कौन से ऑप्शन से रिजेंबल कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 100 ml आपके पास में क्या प्रेजेंट है, आपके पास ना तीन टाइप के सोल्यूशंस प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर में जो हमारे पास में मोलारिटी है, इसको मैं M1 से डिनोट कर रही हूँ, वो कितना है, 1 मोलर है। और वॉल्यूम कितना है आपके पास में, 100 ml गिवन है। ठीक है, फिर आपके पास में जो सेकंड केस गिवन है वो भी HCl का ही सोल्यूशन है। इसके अंदर में मोलारिटी जो है वो कितनी है, 2 मोलर गिवन है। और वॉल्यूम जो है वो कितना दिया गया है, 200 ml दिया गया है। फिर आपके पास में एक थर्ड सोल्यूशन भी प्रेजेंट है HCl का ही, जिसमें मोलारिटी आपको कितनी गिवन है, 3 मोलर गिवन है। और जो वॉल्यूम है वो आपको कितना दिया गया है, 300 ml दिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए मोलारिटी निकालनी है, जिसको मैं नेट मोलारिटी लिख रही हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। और इन सब को मैं क्या करूंगी, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी। टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं। ठीक है, हम तीनों ही सोल्यूशंस की वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट मोलारिटी आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट मोलारिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। और अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। ठीक है, M1 कितना, 1 मोलर, V1 कितना, 100 ml। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या गिवन है, M2 गिवन है, V2 कितना गिवन है, 200 गिवन है। फिर हमारे पास में M3 गिवन है और V3 कितना, 300 ml गिवन है। ठीक है, इन सबको देखिए मैं V1 प्लस V2 100 प्लस 200 प्लस 300। ठीक है, यहाँ से जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो नेट मोलारिटी है वो आ जाएगा 2.33 मोलर्स। कितना आ जाएगा, 2.33 मोलर्स आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए आपके पास में क्या हो गया है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास में हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।